टेन्योर 5 साल का है, लेकिन 5 साल में ना होके हर बार कभी 4 साल डिले, कभी 3 साल डिले। तो एक परंपरा है कि सत्ता आ गई है तो उसे किसी भी लेवल पे जाने ना दिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 15,000 का नॉमिनेशन है, एमपी बनने के लिए 25 है, एमएलए बनने के लिए 15 है। तो ये भी तो एक स्टेटरी बॉडी है, बार काउंसिल। इसकी फीस 100 लाख। आपका मेन उद्देश्य क्या है इसको चुनाव को लड़ने का? खासकर यूथ के सहयोग से मैं आऊंगा, तो मैं उनके लिए चाहता हूँ कि जो एलसी अपॉइंट होते हैं, रिसीवर अपॉइंट होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिले जो पिछले 5 साल में रजिस्टर हुए। पहली बार महिलाओं के लिए मैंने सोचा है कि उनको प्रेगनेंसी अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हमारी एडवोकेट बहनें हैं तो वो उस टाइम पे काम नहीं कर पाती। अगर उनको बार काउंसिल की तरफ से कुछ असिस्टेंस मिल जाता है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एडवोकेट मनीष जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। सर, ये बीसीडी के चुनाव आखिरकार क्या है? बीसीडी मतलब दिल्ली बार काउंसिल, और ये संस्था दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स को एनरोलमेंट देती है, यानी लाइसेंस देती है, जिसके बाद ही कोई वकील प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम हो पाता है। ये चुनाव कब होने हैं, ये भी हमें जानकारी ये आगामी फरवरी 2026 में लास्ट वीक में प्रपोज्ड हैं। होपफुली हो ही जाएंगे, क्योंकि एक परंपरा सी पड़ गई है कि जो आपने एक होपफुली बोला है, मतलब कि ये जाहिर हो रहा है कि ये चुनाव मतलब पहली लेट हो रहे हैं। क्या कारण है ये? हाँ, कुछ ऐसी परंपरा सी हो गई कि जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो हर बार चुनाव को डिले करते हैं। मेरी याद में जो मुझे पता लगा है, 2009 में चुनाव हुए थे, फिर 2018 में चुनाव हुए, अभी 2026 में होने हैं। वैसे टेन्योर 5 साल का है, लेकिन 5 साल में ना होके हर बार कभी 4 साल डिले, कभी 3 साल डिले। तो एक परंपरा है कि सत्ता आ गई है तो उसे किसी भी लेवल पे जाने ना दिया जाए। तो इसका कारण क्या है ये लेट होने का? कुछ कारण तो रहे होंगे। सत्ता पे कब्जा, और तो कुछ नहीं कारण है। सत्ता पे कब्जा है क्योंकि कानून कहता है, हमारा जो रूल रेगुलेशन कहते हैं कि हर 5 साल में आपको इलेक्शन करवाने ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हर बार चुने हुए मेंबर ही उसे किसी न किसी कारण से डिले करते हैं। इस बार भी 3 साल का डिले 18 में हुए थे और इसे 23 में हो जाना चाहिए था, लेकिन हम 26 में मूव कर रहे हैं। और होपफुली इसमें भी सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ है। एक नहीं, पहले उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 31 जनवरी 2025 तक आप 26 तक इलेक्शन करवाएंगे। फिर उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, अब 28 फरवरी से पहले हमको इलेक्शन करवाने हैं। इसलिए मैंने कहा था कि होपफुली इस बार इलेक्शन हो ही जाएंगे। तो ये हर बार जो लगातार देरी हो रही है, आपने बताया कि कभी 4 साल, 5 साल, 9 साल, तो क्या इसका कभी आप लोगों ने विरोध किया कुछ ऐसा? कोशिश तो हम विरोध करने की हर बार करते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है और विरोध भी क्या ही करेंगे, हम लोग क्या विरोध कर सकते हैं। बार बार हम रिट पिटीशन डालते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट पूरी ताकत से लगा हुआ है कि इलेक्शन करवा ही दें, और उसके बाद भी एक और तारीख एक्सटेंड कर दी गई है। तो जब इतनी बड़ी संस्था, हमारी सर्वोच्च न्यायालय इसमें इन्वॉल्व होती है और उसकी भी बात को टाइम से पालन नहीं किया जा रहा है, तो क्या ही कहा जाएगा। बीसीडी जो चुनाव है वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्टेट लेवल का एक चुनाव होता है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी रहती हैं, थोड़ा सा आप उसे हमें विस्तार में बताइए। देखिए, इस बार बीसीडी में हमारे दिल्ली बार काउंसिल में अमूमन 2 लाख के आसपास वकील रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से बहुत सारे लोगों ने अपना वेरिफिकेशन करवा लिया है। वेरिफिकेशन जैसे नॉर्मल जो इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के या जो चल रहे हैं आजकल, जैसे SIR चल रहा है उसमें वोट वेरिफिकेशन का, ऐसे ही हमारे यहाँ भी वेरिफिकेशन चल रहा है कि जितने भी लोग एनरोल्ड हैं वो अपना वेरिफिकेशन करवा लें, जिससे उन्हें वोट का राइट मिल जाएगा। तो जितना वोट का राइट मिलेगा तो उन सबको अपना वोट कास्ट करने का मौका मिलेगा, और वोट कास्ट करेगा व्यक्ति तो सत्ता भी चेंज होगी और लोकतंत्र ब्लश करता है इस तरह से। तो क्या इसमें आप भी हिस्सा ले रहे हैं इस चुनाव में? हाँ, मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ परिवर्तन हो, क्योंकि जो पुराने चुने हुए लोग हैं वो सिर्फ अपने तक सीमित हो गए हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 5 साल 8 साल में ये लोग अपने अपने तक सीमित रहे हैं। और अब जैसे फिर से इलेक्शन अनाउंस होने की संभावना हुई है तो वापस से सब एक्टिवेट हो गए हैं, सबके चेहरे पे स्माइल आने लग गई है, सब लोग आके फ़ोन करने लग गए हैं कि हाँ भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो। तो मतलब एक फ्रेंडली जोन सा शुरू कर दिया बनाना, और वरना तो अगर ये इलेक्शन अभी नहीं होने होते तो वो फिर से अपने कामों में व्यस्त रहते। तो आपका मेन उद्देश्य क्या है इसको चुनाव को लड़ने का? देखिए, बेसिकली वकीलों को एक ऐसा प्रोफेशन माना जाता है वकीलों का, जैसे मैं बचपन में था जब मुझे पता भी नहीं था वकालत होती क्या,
कि वकील तो एक ऐसा पेशा है जिसमें ऐसी सेवा की जाती है कि समाज के हर वर्ग को उसमें कुछ न कुछ योगदान मिलता है और उनकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। और आपको पता होगा कि आज़ादी की लड़ाई में भी वकीलों ने ही सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो ग्लोरी थी वकीलों का, जो आभा मंडल था पूरे समाज में, वो इस तरह की छोटी छोटी हरकतों की वजह से कमज़ोर हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि जाके समाज में वापस से इसके लिए थोड़ा सा काम करूँ, क्योंकि एक टीम वर्क होगा तो टीम में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि काम हो और लोग फिर से वकीलों की, जुडिशरी की थोड़ी सी और ज़्यादा मन में अपनी वो भावना जो है वो बनाए। अच्छा, इसमें जो वोट डालने का स्टाइल रहता है, किस तरीके से वोट डालते हैं? क्या आप जब चुनाव लड़ेंगे, जब आप इलेक्ट होंगे इसमें, तो क्या कोई फीस ऐसी कुछ है इसमें, आप ये बताएं। देखिए, मैं एक तफसील से थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 8 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमारी जो अपेक्स बॉडी है पूरे सारे देश में जितने भी एडवोकेट्स हैं, बार काउंसिल्स हैं, उन सब के ऊपर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने को ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप टाइम से अपने इलेक्शन करवाओ। तो उन्होंने कोशिश तो करने की कोशिश की कि हम इलेक्शन करवाएंगे, पर साथ में उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त उसमें क्लोज डाल दी जिसकी वजह से आम एडवोकेट उसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। कैसे कि उन्होंने क्लोज डाली कि नॉमिनेशन फ़ीस, पर्चा भरने की फ़ीस 1.25 लाख रहेगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो आपको दोनों ही कंडीशन में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो अपनी फ़ीस दी है, वो वापस नहीं होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, संविधान कहता है कि अवसर की समानता होनी चाहिए और बीसीआई खाली दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है, जिसमें सारे राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। बहुत सारे राज्यों में 1.25 लाख की फ़ीस सच में बहुत बड़ी है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने स्पेशली इसके लिए रिट फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और जो हमारे नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, जस्टिस सूर्यकांत साहब, उनके सामने रिट पिटिशन लगी थी। तो मतलब सुन के भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने ब्लंटली कहा कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना, इतना बड़ा इलेक्शन लड़ना है, तो आपको पे करना पड़ेगा। आगे उन्होंने, और हमने कहा कि मैं कहा अगर ना पे कर पाएँ तो कहा कि जो समर्थक हैं आपके वो पे करेंगे, आप इलेक्शन लड़ना है तो वो पे करेंगे। अगर कोई इसमें चुनाव लड़ना चाहता है, आम व्यक्ति है, आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, अच्छी चीज़ें करना चाहता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो शायद वो इस चुनाव को नहीं लड़ पाएगा। बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। और क्योंकि जब संस्था के हेड भी चाह रहे कि ये नहीं होना है, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में आप देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 15,000 का नॉमिनेशन है, एमपी बनने के लिए 25 है, एमएलए बनने के लिए 15 है। तो ये भी तो एक स्टेटरी बॉडी है, बार काउंसिल। इसकी फीस 1.25 लाख, और ये कह के कि उनके पास फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा है, और ये कहते हुए कि फंड्स नहीं है। अरे फंड्स नहीं है तो पिछले 5 साल में, 7 साल में, 8 साल में जो फंड गए थे वो कहाँ गए? उसका कोई हिसाब भी आज तक किसी के पास नहीं है। कोई एक सिंगल बंदा, कोई एडवोकेट कह दे कि हाँ हमारे पास हिसाब है कि इतना फंड इकट्ठा होता है, वो कहाँ गया फिर फंड? और सुप्रीम कोर्ट भी उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करने से मना कर रही है, तो फिर किसके पास जाएंगे? आपने शुरू में पूछा था ना कि आपने क्या करा। हमने किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बताइए, कहीं ना कहीं फिर आप ये जो चुनाव है, इसमें जो व्यक्ति सक्षम है वही लड़ पाएगा, आम आदमी नहीं लड़ पाएगा। ये तो सीधी सी बात है कि आप आम आदमी को डिप्राइव कर रहे हैं। आम आदमी का मतलब आम एडवोकेट अगर चाहता है, उसके पास विजन अच्छा है, उसके पास हिम्मत करने की शक्ति है, और उसके पास पर पैसे नहीं है, तो ही कैन नॉट फाइल देयर नॉमिनेशन। क्योंकि 1.25 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सच में वो वैल्यूएबल होता है। तो क्या ही किया जा सकता है इसके लिए। तो इसमें जो कितने मेंबर चुनकर जाते हैं यहाँ से? दिल्ली में 25 मेंबर हैं। हर बार काउंसिल में अलग अलग संख्या है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, पर दिल्ली में 25 मेंबर चुन के जाते हैं, और चुनने के बाद ही फिर उनकी एग्जीक्यूटिव बनती है। कोई चेयरमैन बनेगा, कोई सेक्रेटरी बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, वो सारी बाद की बातें हैं। लेकिन शुरुआत में 25 ही मेंबर होते हैं। और प्रेफरेंशियल वोट का इसमें स्टाइल है वोट का। मीन्स मतलब अगर उसमें 100 लोग खड़े हैं, 25 चुनने हैं, तो जो भी वोटर है उसे 1 2 3 4 करके अपने प्रतिनिधि को चुनना होता है। फिर वोटों की काउंटिंग होती है, उसी हिसाब से चुनाव का रिजल्ट आता है कि कौन बनेगा सेवा करने के लिए बीसीडी में। आप इस चुनाव में जीत जाते हैं तो आप ऐसा क्या बदलाव लाएंगे कि जो आगे के लिए जो नए युवा हैं उनके लिए ये बेहतर अपॉर्चुनिटी हो? 2 चीज़ें जो सबसे बड़ी हैं वो मैं करना चाहूँगा। एक तो अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी। जो ये हुआ है कि 1.25 लाख की फ़ीस देनी पड़ेगी, आज तक किसी को नहीं पता कि कितना अकाउंट का है, कोई ऑडिट होता है नहीं होता है, किसी को नहीं जानकारी। तो मैं वो कोशिश करूंगा। बीसीडी में आप इलेक्ट होकर जाते हैं तो नए युवाओं को बड़ी चिंता रहती है कि युवाओं के लिए क्या होगा। तो आप उन युवाओं के लिए ऐसा क्या करेंगे कि आगे उनके लिए जो परेशानियां भी हो रही हैं वो कम हो?
देखिए, युवा जो एडवोकेट आता है बहुत अलग अलग पृष्ठभूमियों से वो निकल के आता है, तो उसे चाहिए होता है कि एक तो किसी सीनियर का अच्छे से गाइडेंस, कि वो वकालत सीख सके। दूसरा, जब वो सीख रहा होता है तो वो अपनी ही पॉकेट से सब कुछ खर्च करता है, घर से आने का, मेट्रो जाने का, ऑटो करने का, गाड़ी का, वह चाहे जो भी है, सब चीज़ों का वो खर्चा खुद से मेंटेन करता है। तो वो मैंने देखा है, जब हम खुद भी आए थे तो एक्सपेक्ट नहीं करते बहुत ज़्यादा, लेकिन जो खर्च होता है वो कम से कम उसे मिल जाए तो भी वो सेटल हो जाता है। अगर मैं BCD आता हूँ और मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग से मैं आऊँगा, और ख़ासकर यूथ के सहयोग से मैं आऊँगा, तो मैं उनके लिए चाहता हूँ कि जो LC अपॉइंट होते हैं, रिसीवर अपॉइंट होते हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिले जो पिछले 5 साल में रजिस्टर हुए, पहली बात। दूसरी बात, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे अच्छे ऑफिसर्स को ढूंढूं और उनको रेकमेंड करूं कि बच्चों को जब भी अपने यहाँ रखें तो कम से कम वो उसके को स्टाइफंड भी दें। स्टाइफंड देने से व्यक्ति की मतलब प्रोत्साहन मिलता है। तो मतलब जो हमारे यहाँ एक फ्रेज चलती है, लर्निंग विद अर्निंग, अगर वो होती है तो बहुत जल्दी से, तेज़ी से व्यक्ति सीखता है और एडवोकेट जल्दी से फॉर्म में आ जाता है। तो मैं बेसिकली तो, और न्यू कमर्स को और क्या चाहिए, टाइम पे कोई असिस्टेंस होता है तो वो मिल जाए, उसको कहीं बैठने की जगह मिल जाए। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाए और कुछ फीस भी प्रॉपर टाइम पे मिल जाए, जो वो खुद से कमाता है या अपने सीनियर से के थ्रू कमाता है, तो अगर मिलता रहेगा तो वो हमेशा आगे बढ़ के मतलब फोर फ्रंट होके काम करेगा। सर, दिल्ली में लगातार जितनी कोर्ट हैं उनके बाहर जाम की समस्या अधिकतर मिलती है, और ऐसे में आम पब्लिक उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पाती है। तो आप ऐसे में क्या इस समस्या का हल करेंगे कि एक आम पब्लिक को सुबह आने जाने में इन सब चीज़ों से ना जूझना पड़े? देखिए, जाम की समस्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर साल बहुत सारी गाड़ियां सड़क पे नहीं आ जाती हैं, एक तो बात ये। दूसरा, हमारी जितनी भी कोर्ट्स हैं, चाहे साकेत है, चाहे द्वारका है, चाहे रोहिणी है, चाहे पटेला हाउस है, चाहे राउस एवेन्यू है, चाहे कड़कड़डूमा है, और जहां हम बैठे हैं 30 हज़ारी है, सभी कोर्ट में अभी नई एग्जीक्यूटिव आ गई है और धीरे धीरे सब प्रयास कर रहे हैं कि इसी समस्याओं को निकाल दिया जाए। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उन्होंने बाहर लगा दिया जिससे जाम की स्थिति कम बने। और क्योंकि 30 हज़ारी ऐसे एरिया में है जहाँ सदर भी है, तो यहाँ वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल भी कई सारे हैं, बाकी कोर्टों के आसपास इतना नहीं है, लेकिन फिर भी सारी कोर्ट, सारे बार एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो इनके लिए, सब के लिए थैंकफुल रहता हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ प्रयास हुआ है तो वो अप्रिशिएबल है। और आम आदमी जब आता जाता है तो वो भी थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करके जाता है कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो मेरा तो अपनी पूरी सभी बार जितनी भी हैं उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मनीष सर, अगर आप पहुंच जाते हैं BCD में तो ओवरऑल आप क्या चेंजेस लाएंगे? लोग आपसे क्या उम्मीद करके बैठे? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें हमेशा ही रहती है, लेकिन मैं मोटी सी 2-3 एक बात बताना चाहूँगा जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। पहला तो लोकतंत्र में इलेक्शन टाइम से होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा अगले 5वें साल इलेक्शन हो जाए। दूसरा, ऑडिट की बड़ी दिक्कत रहती है कि क्या हमारे पास आया, क्या हमारे पास से गया, हमने क्या बचाया, इसका कोई हिसाब नहीं है। वो हिसाब मैं सबके सामने रखूँगा, चाहे वेबसाइट पर डालूँ, व्हाट्सएप पर डालूँ, नोटिस बोर्ड पर डालूँ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जो हम हर एक एडवोकेट चाहता है, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए, जिससे हमें अपनी गरिमा बनाए रखने में, हमें अपना काम करने में, हमें अपने बारे में सोचने में कोई दिक्कत ना होने पाए। और क्योंकि जब हमें प्रोटेक्शन मिलेगा तो हम खुल के अपनी काम सेवा कर पाएंगे। हालांकि हम वैसे भी घबराते नहीं, डरते नहीं किसी से, लेकिन अगर प्रोटेक्शन आ जाता है तो ये रोज़ रोज़ के जो झगड़े पुलिस से चलते रहते हैं, रोज़ रोज़ के झगड़े कहीं कहीं होते रहते हैं, उन सब से निजात मिल जाएगी। और साथ ही मैं बार और बेंच के साथ रिलेशन अच्छे बने, उसके लिए भी काम करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे इंश्योरेंस है महिलाओं के लिए, हाँ, महिलाओं के लिए मैंने सोचा है कि उनको प्रेगनेंसी अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो हमारी एडवोकेट बहनें हैं तो वो उस टाइम पे काम नहीं कर पाती, अगर उनको बार काउंसिल की तरफ से कुछ असिस्टेंस मिल जाता है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा बहुत कुछ सोचा हुआ है, अगर मौका मिलता है मैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें बहुत अच्छा करूँगा और किसी को शिकायत का मौका भी नहीं दूँगा। तो अब आप अपने साथियों से क्या आग्रह करना चाहते हैं? कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उन सबसे आग्रह करूंगा, सबसे पहले कि आप अपना डिक्लेरेशन फाइल करिए, जिससे आपको वोट का राइट मिले। दूसरा, वोट के दिन आप ज़रूर आइए। दिक्कतें होती हैं वोट डालने के टाइम पे, लेकिन फिर भी आप वोट डालिए, क्योंकि ये आपका वोट ही परिवर्तन लाता है, उसके बिना कोई चांस नहीं है। और जो पुराने इलेक्टेड मेंबर हैं वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं कि जितने कम लोग वोट करने आएंगे उतना ही उन्हें फ़ायदा होगा। तो मैं
निवेदन करूंगा कि वोट वाले दिन जब भी डेट आएगी आप सबको पता लगी जाएगी, तो आप ज़रूर आइएगा, वोट करिएगा और अपने साथी मनीष जैन को इस इलेक्शन में अपनी वोट देके, फर्स्ट प्रेफरेंस देके, सेकंड प्रेफरेंस देके ज़रूर बार काउंसिल में भेजिएगा, तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। धन्यवाद।